कॉल सेंटर में कोई एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुआ है, प्रमोशन साइकिल कैसे होता है? तो आपने किसी कस्टमर को कॉल किया, उनको कंप्लेंट है, वो गालियां दे रहे हैं या फिर रूडली बात कर रहे हैं, तो आप वो सिचुएशन में कैसे उनसे बात कर? हमारे नंबर्स होते हैं, कहाँ से मिलते हैं? अप्रॉक्स सैलरी रेंज कैसे होता है? Will range from anywhere from 3 lakh upwards. क्या हम कॉल सेंटर को एज अ करियर ऑप्शन कॉल सेंटर को देख सकते हैं? Always. It has always been a career option. इसके लिए तो 17 साल निकाले हमने. हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे ही आप सबको पता है कि मैं इस चैनल में अलग अलग प्रोफेशनल के साथ मिलके डिस्कशन करती हूँ, उनका प्रोफेशन क्या है, करियर, उनकी जर्नी, उनके पीछे जो मेहनत लगी है और उन्होंने ये सब कैसे अचीव किया, ये सब चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है मिस्टर विवेक, जो कि एक डेप्यूटी मैनेजर है कस्टमर सर्विस में। तो कस्टमर सर्विस मतलब क्या? कस्टमर सर्विस मतलब कॉल सेंटर, जिसे हम हमारे शब्दों में कॉल सेंटर कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कॉल सेंटर में काम कैसे चलता है। वेलकम वेलकम मिस्टर विवेक। तो Thank you so much. आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबके लिए। जैसे कि मोहिनी ने बताया, मेरा नाम विवेक हन्ने है। मैं कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में पिछले 17 साल से हूँ। मेरी जर्नी शुरू हुई थी एक एजेंट के तौर पे। जैसे हम कॉल करते हैं, जो आंसर करते हैं कॉल को, उसी तरह मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी 17 साल पहले। और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर करके आज डेप्यूटी मैनेजर की पोजीशन पे हूँ पिछले 4 साल से। आजकल कॉल सेंटर को बहुत ज़्यादा डिमांड है। आज भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे एक ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, सारे टाइप के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं जॉब के लिए, क्योंकि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अभी भी ये एक इंडस्ट्री देती है। मुझे इस इंडस्ट्री में 17 साल हो गए हैं। और मैं तो कहूँगा ये बहुत बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाइवली इंडस्ट्री है, जहाँ पे कांस्टेंट कुछ ना कुछ नया होते रहता है। हर 2 महीने में, 3 महीने में कुछ ना कुछ नया आता रहता है, कुछ नया सीखने मिलता है। सो आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहते हैं, लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये बहुत ही एक डायनामिक इंडस्ट्री है। ओके, तो ये सब चीजें हमें एक्चुअली अभी समझ में आएंगी कि एक्चुअल में हमारा कंसेप्शन क्या था और एक्चुअल में काम कैसे चलता है। आप एजुकेशन खत्म होने के बाद डायरेक्टली कॉल सेंटर ही ज्वाइन किया कि पहले कुछ अलग जॉब में थे और फिर बाद में आपने ये ज्वाइन किया? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन होने के बाद ऑलमोस्ट इमीडिएटली कॉल सेंटर ज्वाइन किया। एक छोटा कॉल सेंटर पहले ज्वाइन किया था, जो नवी मुंबई में था। वहाँ पे एक 4 महीने करने के बाद एक ढंग का इंटरनेशनल कॉल सेंटर ज्वाइन किया, जो रेप्यूटेड था, वर्ल्ड में नंबर 1 था इनफैक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसके लिए फिर उसको ज्वाइन किया, एक पायलट प्रोसेस में ज्वाइन किया। पायलट प्रोसेस यानी कि जो शुरू से नया शुरू होता है प्रोसेस, उसको पायलट प्रोसेस कहते हैं। तो जीरो से शुरू करना कह सकते हैं हम, सीधी सीधी भाषा में। तो उस प्रोसेस में ज्वाइन किया एज एन एजेंट। और नए नए चीजें दिन ब दिन सीखते गए, क्योंकि वो पायलट प्रोसेस था। परदेसी लोगों से जान पहचान हुई। जो क्लाइंट आते थे वो फॉरेनर्स थे, तो उनके कल्चर के बारे में, उनके तौर तरीकों के बारे में जानकारी मालूम हुई। तो जैसे आपने बोला कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ डील करते थे, ठीक है, उनसे बातें करना वगैरह, तो आपको उनका एक्सेंट समझ में आता था? क्योंकि उनका एक्सेंट हमारे एक्सेंट से बहुत अलग है। तो करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और हर एक देश का एक अलग एक्सेंट है। जैसे हमारे यहाँ पे भी हर एक प्रांत का अलग अलग तौर तरीका होता है भाषा का उसी तरह से उन हर देश का एक अलग एक्सेंट होता है। और उस देश के अंदर भी अलग अलग एक्सेंट होते हैं। तो अगर कोई एक रीजन से आ रहा है तो उसका एक्सेंट अलग होगा, और दूसरे रीजन से आ रहा है तो उसका एक्सेंट अलग होगा। इनिशियली हाँ, ऑब्वियसली थोड़ी सी तकलीफ हुई समझने में, उनको हमें समझने में, हमको उनको समझने में। क्योंकि जैसे हम कहते हैं, अगर आपने सुना भी होगा, इंडियंस को मदर टंग इन्फ्लुएंस जो बोलते हैं वो बहुत ज्यादा है। हम कुछ कुछ वर्ड्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। तो इसकी वजह से वो जो नेचुरल इंग्लिश, उसका प्रोनाउंसिएशन है, वो हमसे नहीं होता, अभी भी नहीं होता कभी कभी, बिकॉज वो नेचुरली नहीं आता। तो इनिशियली उनको भी थोड़ा तकलीफ हुआ, हमको भी तकलीफ हुआ। बट क्योंकि वो इंडस्ट्री नहीं थी, तो पूरा 1 महीने का ट्रेनिंग हुआ करता था उस दौर में।
कि एक्सेंट ट्रेनिंग हुआ करता था कि उनका एक्सेंट कैसे समझना है और हमारा एक्सेंट कैसे न्यूट्रलाइज करना है, कि जितना न्यूट्रलाइज कर सके ताकि सामने वाले को समझ में आ सके। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हुआ करती थी कि क्लाइंट के साथ बात करना एक बात है, वो तो फिर भी सामने है, हमको फोन पे बात करना है जहाँ पे लोग आपको देख नहीं सकते, तो एक्सेंट न्यूट्रल होना बहुत जरूरी हुआ करता था, और रादर हुआ करता है अभी भी। तो इसीलिए उसकी अलग से ट्रेनिंग दिया दी जाती थी तभी, अभी भी दी जाती है। जिन लोगों को जरूरत होती है उनको एक मॉड्यूल होता है, उसका एक अलग से ट्रेनिंग होता है, कोर्स होता है जो कंपनी ही कराती है जनरली। जैसे कि आपने बताया कि आप डेप्यूटी मैनेजर हैं, तो अभी आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपका एक्चुअल में काम क्या होता है? फिलहाल तो मेरा काम डेप्यूटी मैनेजर, मैं ऑपरेशंस में हूँ। डेप्यूटी मैनेजर ये अलग अलग सेक्टर्स में भी होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी होता है। मैं ऑपरेशंस में हूँ, तो मेरा काम डेली जो प्रोडक्शन होता है, यानी जो कॉल लेते हैं उसका क्वालिटी देखना, उसका एफिशिएंसी देखना, उसका परफॉर्मेंस देखना, वो मेरा प्राइमरी रोल है। हर एक पैरामीटर के कुछ टारगेट्स होते हैं जो क्लाइंट डिफाइन करते हैं। हर क्वार्टर के या हर साल के कोई टारगेट्स होते हैं जो हमको मीट करने होते हैं। तो उस टारगेट को किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, उसका एक ग्लाइड पाथ जो हम कहते हैं, या उसका जो एक प्लान जो हम कहते हैं, वो बनाना पड़ता है। उसके हिसाब से अगर कोई ट्रेनिंग देना है या कुछ नया कुछ उसमें टेक्नोलॉजी ऐड करना है, वो करना पड़ता है डेली बेसिस पे। अगर हमारा स्टाफ का कोई इशू है, ट्रांसपोर्ट का इशू हो या कुछ प्रोडक्शन का इशू हो या कुछ पर्सनल रीजंस हो जिसके लिए उनको हमारी जरूरत है या हमारी मदद की जरूरत है, वो सब देखना ये मेरी जिम्मेदारी आती है। उसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के जो डिप्टी मैनेजर्स होते हैं या हेड डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ओके। तो आपने जैसे बताया कि आपको जो कॉल्स लिए जाते हैं, मतलब जो जब हम लोग कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो उसका पर्पस यही है शायद कि बाद में वो इवेल्युएट होता है ऐसे। करेक्ट, करेक्ट। उसका दो दो रीजंस होते हैं। एक तो क्वालिटी समझने के लिए, अ, हर हर कस्टमर केयर एजेंट के कॉल्स ऑडिट होते हैं, क्वालिटी टीम होती है उसके लिए, कम्युनिकेशन टीम होती है उसके लिए। वो उनके कॉल्स ऑडिट करती है। उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो हाईलाइट किया जाता है, उसको किस तरीके से सुधारना चाहिए उसके तरीके बताए जाते हैं, उसको सुधारा जाता है। दूसरा, इन केस कभी कुछ डिस्प्यूट होता है या कुछ होता है तो कस्टमर के साथ जो रिकॉर्डिंग होती है उसको सुना जाता है, और फिर उसी हिसाब से कस्टमर का रेजोल्यूशन हो जाता है इशू का। कस्टमर केयर इंडस्ट्री अभी बहुत डेवलप हो गई है। अभी कॉल सेंटर सिर्फ कॉल्स के लिए नहीं, ईमेल्स और चैट के लिए भी जाने जाते हैं या यूज होते हैं। सो आप जब भी कोई भी कस्टमर सर्विस से कनेक्ट होते हैं तो आपको अभी ऑप्शंस आते हैं कि आप ईमेल करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे या चैट करना चाहेंगे। कुछ कई कंपनियां तो सोशल मीडिया के थ्रू भी इंटरेक्ट करती है, वो चाहे ट्विटर हो या फिर फेसबुक हो। सो दैट आल्सो कम्स अंडर कस्टमर केयर। तो अलग अलग तौर तरीके हो गए, जैसा टेक्नोलॉजी और लोग इवॉल्व हुए हैं, उसी हिसाब से कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री भी इवॉल्व हुई है। यस। सो जो आपने बोला कि आपको ये दिन में कॉल्स करने होते हैं, तो आपको ये नंबर्स मिलते कहाँ से हैं? तो उसका एक अलग से टीम होता है, उसको फोरकास्टिंग टीम कहते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है इस बात का, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर का एक प्लानिंग होता है, हर क्वार्टर का अलग प्लानिंग होता है। तो अगर जो भी इंडस्ट्री है आपका, तो उस इंडस्ट्री के हिसाब से उनका अगर कोई प्रोडक्ट आने वाला है या कोई ऑफर आने वाला है तो उस हिसाब से वो एक एंटिसिपेट करते हैं कि इतने कॉल आएंगे, तो उतने कॉल आंसर करने के लिए इतने एजेंट्स लगेंगे। वो एक फोरकास्टिंग टीम होता है अलग से, जिनका वो काम ही ये होता है कि ठीक से स्टाफिंग होना चाहिए बेसिकली। तो वो एक अलग से टीम होता है जो ये सब आइडेंटिफाई करता है। बट ये जो हमारे नंबर्स होते हैं वो आपको ऑनलाइन कहीं से मिलते हैं, प्लेटफॉर्म से, मतलब डायरेक्टली हमें कॉल आता है, राइट? हम लोग कहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लाइक ओके। डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर सर्विस से। तो वो नंबर्स आपको कौन से, मतलब कहाँ से मिलते हैं? आप जो कह रही है वो सेल्स का है। सेल्स का एक अलग से डेटाबेस होता है,
दे हैव देयर ओन डेटाबेस विच इज मोस्टली लीगल, क्योंकि वो किसी न किसी अंडरस्टैंडिंग या एमओयू के थ्रू ही वो डेटा शेयर होता है विद इन सिस्टर कंपनीज या टाइप कंपनीज के साथ। और फिर वो एक दूसरे के कस्टमर बेस को बेस्ट ऑफर्स जो दे सकते हैं, जो इन सिंक विथ ईच अदर्स पॉलिसी हो या फिर पॉलिसी के हिसाब से वो कस्टमर्स को कॉल करते हैं। जो इनबाउंड कॉल सेंटर रहते हैं, जहाँ पे कस्टमर हमको कॉल करते हैं, वहां पे तो हम हमें उनकी डिटेल्स की जरूरत नहीं होती, कस्टमर खुद ही उनके डिटेल्स हमको देते हैं, क्योंकि कस्टमर सामने से कॉल करते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कॉल सेंटर में कौन से शिफ्ट्स होते हैं और कैसे? ओके, सो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन एक जमाने में हुआ करता था, और जब हम इंटरव्यू लेते भी थे या इंटरव्यू देने जाते थे तभी हम भी यही सवाल पूछते थे कि भाई शिफ्ट क्या होगा, क्योंकि हमारा सोने का टाइम और काम करने का टाइम पूरा चेंज हो जाता है। तो प्राइमरीली इंडिया में ज्यादा करके दो टाइप के ही कॉल सेंटर सबसे ज्यादा चलते हैं। एक तो यूके वाले, जो यूरोप के कस्टमर सर्विस को केटर करते हैं, या यूके वाले इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। तीसरे है जो ऑस्ट्रेलिया के सब कॉन्टिनेंट को सपोर्ट करते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सपोर्ट करते हैं वो अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है उनको, उनकी शिफ्ट अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज अहेड ऑफ इंडिया टाइम। 4.5 घंटे पहले आगे चलते हैं वो हमारे हमसे। यूके 8 घंटे, 6 से 8 घंटे बाद में आते हैं, और अमेरिका 10 से 12 घंटे बाद में आता है। सो अगेन हर इंडिया को छोड़ के ये सारे देशों में उनका अलग अलग टाइम जोन होता है। इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम जोन है कि नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक एक ही समय होगा। बट इन सारे देशों में अलग अलग टाइम जोन्स है, तो एक एक एरिया में अलग टाइम दिखाएगा और दूसरे एरिया में 1 घंटा 2 घंटा अलग टाइम दिखाएगा। तो डिपेंड करता है आपका क्लाइंट कौन से ज्योग्राफी को केटर करता है, उस हिसाब से आपका शिफ्ट टाइमिंग होता है। बट जनरली मोटा मोटी इट इज लाइक दैट कि ऑस्ट्रेलिया विल बी अराउंड 4.5 hours ahead of us, and UK and US will be behind us. So that is how it generally works. तो लेडीज के लिए, सपोज लेडीज दे आर वर्किंग इन नाइट शिफ्ट, यूके शिफ्ट, तो Correct. उनको वो कैसे ट्रैवल करते हैं? So generally, for any call center, if अगर शिफ्ट 7 बजे शाम को इंडियन टाइम 7 बजे के बाद शुरू या क्लोज होता है, तो उसको होम पिकअप होम ड्रॉप मिलता है इन 80 to 90% ऑफ द कॉल सेंटर्स। कुछ कुछ कॉल सेंटर में आफ्टर 9 o'clock या आफ्टर 10 o'clock होता है, बट इन मेजोरिटी कॉल सेंटर्स आफ्टर 7 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अगर आपका शिफ्ट शुरू या खत्म होता है, तो आपको होम पिकअप या होम ड्रॉप होता है, इरिस्पेक्टिव वेदर यू आर अ गाय और अ गर्ल। इजीली 40% ऑफ आवर स्टाफ इज फीमेल राइट नाउ, इजीली। और इंडस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो आई एम श्योर आई एम नॉट वे ऑफ 30 to 40% स्टाफ तो मिनिमम रहेगा जो फीमेल स्टाफिंग है, क्योंकि एज ए सेड शुरुआत में मैंने कहा कि ये इंडस्ट्री आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है, और जो एक बीएससी ग्रेजुएट है या फिर कॉमर्स ग्रेजुएट है या सिर्फ आर्ट्स ग्रेजुएट है, उनको बाकी कोई सेक्टर में जॉब जल्दी नहीं मिलता है जो कि ये सेक्टर देता है। इस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज आती है। प्लस अगर आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर में ज्वाइन करते हैं तो आपको फैसिलिटीज के साथ आपका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छे से मिलता है, जो आपको उस क्वालिफिकेशन पे बाहर नहीं मिलेगा। अगर आप इंडियन इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो बेस्ड ऑन दैट बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हमारे पास आते हैं जो ये जॉब हंसी खुशी करना चाहते हैं, एंड बहुत सारे लोग इसमें प्रॉस्पर भी करते हैं। कॉल सेंटर में कोई एज अ फ्रेशर ज्वाइन हुआ है, ओके, तो उसके बाद लेवल्स कैसे बढ़ते जाते हैं, प्रमोशन साइकिल कैसे होता है वहां पे? हायरार्की जो आप बोल रहे हैं वो अगेन डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। हर एक कंपनी का अलग अलग लेवल होता है। उसमें बहुत सा रोल प्ले होता है क्लाइंट का। अगर बिजनेस जल्दी ग्रो होता है तो आपको प्रमोशन ज्यादा मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं, फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। हर एक कंपनी का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग पैटर्न होता है ग्रोथ का। कुछ इंटरनल पोस्टिंग निकालते हैं, कुछ डायरेक्ट प्रमोशंस होते हैं। अगेन डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी।
मैं अभी स्पेसिफिक कंपनी वाइज नहीं पूछ रही हूँ, ये क्वेश्चन अप्रोक्स सैलरी रेंज कैसे होता है जब आप ज्वाइन होते हो, और जब आप मतलब लाइक जैसे आपने 17 साल कंप्लीट किए, तो तब तक मतलब कैसे सैलरी स्ट्रक्चर होता है? हमारे वक्त तो बहुत मतलब जब हमने स्टार्ट किया था तभी एज ए सेड कि वो इंडस्ट्री जस्ट चालू हुआ था, तो बहुत अट्रैक्टिव पैकेज हुआ करते थे उस टाइम के लिए, क्योंकि उस टाइम में ग्रेजुएट्स को उतना सैलरी कोई देता नहीं था। तो उस वक्त था, अभी भी वैसे ही बात है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ग्रेजुएशन सिर्फ ग्रेजुएट्स को बाहर मार्केट में अगर आप जाएंगे तो जितना सैलरी कॉल सेंटर में मिलता है उसका 50% भी नहीं देते कोई। So you will always get a higher package in an international call center. Again, I will reiterate, international call center में than a standard industry or a normal industry in an Indian environment. This will range from anywhere from 3 lakh upwards. जैसे आप डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हो, तो जो प्रेशर और डिफिकल्टीज क्या होते हैं आपकी जॉब में? इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लस और सबसे बड़ा माइनस एक ही है, पीपल मैनेजमेंट। अगर आप क्योंकि आपको दिन रात लोगों से इंटरेक्शन करना है, ओवर द फोन, ओवर चैट, ओवर ईमेल्स एंड पर्सनली ऑल्सो। आपका स्टाफ भी पूरा आपका पूरा काम स्टाफ के बेसिस पे, और स्टाफ पूरा पीपल बेस्ड है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है या कोई मशीन के ऊपर काम करना है और आप आपका प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। आपको स्टाफ को हैंडल करना है, आप लोगों को हैंडल कर रहे हो, तो उनका मूड संभालना, उनका सिचुएशन संभालना, उनका स्ट्रेस संभाल के फिर अपना स्ट्रेस संभालना, ये आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो पीपल मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस रोल एंड इन दिस इंडस्ट्री ओवरऑल। उसके अलावा तो बाकी सब बीएयू है, वो तो आते रहता है। क्या हम कॉल सेंटर को एज ए करियर ऑप्शन कॉल सेंटर को देख सकते हैं? ऑलवेज, इट हैज ऑलवेज बीन अ करियर ऑप्शन, इसके लिए तो 17 साल निकाले हमने। But it has always been a career option. I have so many of my friends who are in call centers for almost equal amount of years, if not more. And again, a lot of them are at a very senior position or at a very respectable position, and are doing very well in the industry. Again, not just somebody who started with me. मेरे बाद भी बहुत सारे लोग जो आए हैं, मेरे काफी दोस्त आए या उनके घर वाले जो ज्वाइन किए हैं, वो भी काफी ग्रो हुए हैं इस इंडस्ट्री में। और ये इंडस्ट्री कभी बंद होने वाला इंडस्ट्री है नहीं, क्योंकि कस्टमर सर्विस तो लगेगा ही आपको। जब तक आप कोई ना कोई सामान खरीद रहे हो या कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो, आपको उस बारे में कब कोई ना कोई जानकारी, कोई ना कोई कंप्लेन, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लगने वाली है। तो किसी ना किसी सूरत में या फॉर्म में आपको कस्टमर सर्विस लगने वाली है। इट कुड बी ओवर वॉइस, इट कुड बी ओवर चैट, इट कुड बी ओवर सोशल मीडिया। पहले कैसे होता था कि आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हो, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स आफ्टर टेंथ, टेंथ की छुट्टियां चल रही है 3 महीने, तो चलो कॉल सेंटर में काम कर लेते हैं। नॉर्मल एक 15 से 20 हजार पगार मिलता था सैलरी। तो टेम्पररी है या एज अ परमानेंट हम लोग वहां पे काम कर सकते हैं? क्योंकि मोस्टली जो भी ग्रेजुएट्स भी है, सपोज उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, बट उन्हें उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो अभी फिलहाल के लिए कॉल सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं। बट आफ्टर करेक्ट। अगर उनको अच्छा जॉब मिला उनके फील्ड में, तो वो प्रेफर करेंगे उनके फील्ड में जाना। तो उसके बारे में आपको क्या कहना वो तो हर एक जगह पे होता है और यहाँ पे कोई अलग नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोग, जैसे आपने कहा कि रिजल्ट आने तक कहीं काम कर लेते हैं, जेब खर्चा निकाल लेते हैं, उसलिए आते हैं। तो आते ही है। मैं ना नहीं बोलूंगा, देर आर ऑलवेज सर्टेन परसेंटेज ऑफ पीपल हु कम लाइक दैट। उसका कम हुआ है परसेंटेज, क्योंकि अभी इंडस्ट्री भी समझ गई है कि लोग ऐसे आते हैं। सो व्हेन वी आर हायरिंग, वी आर आल्सो वेरी थरो इन हाउ वी स्क्रूटिनी पीपल एंड ट्राई टू गेज देम बिफोर वी एक्सेप्ट देम इनटू आवर प्रोग्राम। प्लस ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जिसमें से एक खुद मैं हूँ, कि मैंने ज्वाइन किया था सोच के कुछ महीने कर लेते फिर कुछ और कर लेंगे, लेकिन अभी 17 साल से यहाँ हूँ। उसी तरह से मेरे मेरे पास ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स है जो सालों से सोचे थे कि 6 महीने के लिए करेंगे, लेकिन सालों से इसी इंडस्ट्री में है। मेरी कंपनी में काफी जन ऐसे हैं जो सोचे थे, मुझे मुंह पे बोला था कि सर मैं सिर्फ 6 महीने करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, और आज भी मेरे साथ काम करते हैं। आज किसी अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं, और अभी आज भी हम कभी बैठते हैं चाय पीने, कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं,
तो हम वही डिस्कस करते हैं कि यार क्या सोचे थे 6 महीने रुकेंगे, और आज देखो, आज अभी भी यहाँ पे है। तो जब ये हर आगे साल का प्लान क्या है? आगे का प्लान क्या है? यही रुकना है या फिर और कहीं चेंज करना है? नहीं नहीं, देखो, कंपनी अगर अच्छा है, अगर आपको स्टेबल जॉब मिलता है, और स्पेशली इन दिस कोविड टाइम्स, आई थिंक इट इज जस्ट वाइज टू स्टे वेयर यू आर, rather than explore opportunities and risk yourself. तो कोविड में तो इट डजंट मेक सेंस फॉर एनीवन टू रिस्क देयर स्टेबल जॉब। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, किसी भी इंडस्ट्री में आप हो या किसी भी कंपनी में आप हो, अगर उस कंपनी से बेटर आपको अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो ऑब्वियसली यू विल गो। आई मीन, उस पे कोई दो राह नहीं है। अनलेस देयर इज समथिंग टू लर्न समवेयर एल्स, यू विल नॉट वांट टू गो। सिर्फ पैसे के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, एक लेवल अचीव होने के बाद सिर्फ पैसे के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। उसके बाद जाते हैं, इधर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा मिल रही है इसके लिए जाते हैं, या कुछ नया सीखने मिलेगा इसलिए जाते हैं। तो अगर वैसे अपॉर्चुनिटी आएंगी तो ऑब्वियसली सब लोग जाएंगे, उसमें मैं भी हूँ, क्यों नहीं। सपोज आपने किसी कस्टमर को कॉल किया, उनको कंप्लेंट है, वो गालियां दे रहे हैं या फिर रूडली बात कर रहे हैं, तो आप वो सिचुएशन में कैसे उनसे बात कर? पार्ट 2 आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए।